Hello, my dear students. I welcome you in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do question answers of the chapter The Last Lesson written by Alphonse Daudet. So let's start. Question number 1. What tempted Franz to stay away from school? क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने फ्रांस को ललचाया स्कूल से दूर रहने में, मीन्स स्कूल ना जाने के लिए कौन सी चीज़ों ने उसे ललचाया? सो फ्रांस फियर्ड a scolding at school as he had not prepared the lessons on participles. तो फ्रेंड्स जो था उसको डर लग रहा था. क्यों? क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पे अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया था, on which his French teacher M. Hamel was to question the class that day. उस दिन मिस्टर एम हैमिल जो फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने क्लास में पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाने थे एंड फ्रांस को डर लग रहा था कि उसको अब डांट पड़ेगी क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पे लेसन प्रिपेयर नहीं किया था. Besides the warm and bright weather, the chirping of birds and watching the drill of Prussian soldiers also tempted Franz to stay away from school. One reason was of participles, एक reason participles का था, and second reason क्या था कि बाहर जब वो जा रहा था on the way to school, जो मौसम था वो बहुत अच्छा ब्राइट था, सनी डे था एंड बर्ड्स वहाँ पे चर्पिंग कर रहे थे एंड ही वॉज वॉचिंग द ड्रिल ऑफ प्रशियन सोल्जर्स. तो प्रशियन जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग टाइप कुछ चल रही थी. देवर प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ों ने फ्रेंड्स को क्या किया, स्कूल जाने से रोका. So let's see what's there in question number 2. What was unusual about M. Hamel's dress on his last day in the school? तो unusual का means क्या होता है? Which is not habitual, जो मतलब डेली नहीं होता. तो क्या था ऐसा जो डेली नहीं होता था एम हैमिल की ड्रेस के बारे में उस लास्ट लेसन के दिन? So M. Hamel had put on his ceremonial clothes on his last day in the school. M. Hamel ने ceremonial clothes पहन रखे थे. Ceremonial clothes का means होता है वो clothing which is worn for any special occasion, जो हम किसी special day पे पहनते हैं. तो M. Hamel ने ऐसे clothes पहन रखे थे जो कि special थे. He was wearing a beautiful green coat, a frilled shirt, उनका कोट ग्रीन था, that was very beautiful. frilled shirt, शर्ट पे फ्रिल लगी हुई थी, मीन्स डेकोरेटिव शर्ट थी. and a little black embroidered silk cap, और जो कैप थी that was silken and embroidered too. This was a special ceremonial attire which he usually wore on the days of inspection and prize distribution. तो जो अटायर उनका था, मीन्स जो क्लॉथ उनके थे, उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत ही कोई स्पेशल डे है और वो कपड़े वो कब पहना करते थे, कोई स्पेशल ओकेशंस पे, यानी कि कभी स्कूल का इंस्पेक्शन होता होगा या मे बी कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे. तो स्पेशल डेज पे पहनी जाने वाली ड्रेस उन्होंने आज पहन रखी थी. क्वेश्चन नंबर 3. Why is the order from Berlin called a thunderclap by Franz? और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे स्टूडेंट्स. 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया है. व्हाट अ थंडर क्लैप these words were to me. What were the words that shocked and surprised the narrator? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नरेटर है कौन? यहाँ पे नरेटर है फ्रांस. ओके. और थंडर क्लैप का मीन्स क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्टार्टलिंग हो या अनएक्सपेक्टेड यू कैन से. ओके, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हैरान कर देने वाली हो और जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. तो ऐसा क्या था बर्लिन के ऑर्डर में जिसने फ्रांस को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, उसके लिए हैरान कर देने वाली चीज़ थी. ये आपकी बुक की लाइन है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी.
क्या था ऐसा जिससे नरेटर जो है, नरेटर मीन्स फ्रांस, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था या बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था. M. Hamel told his students that it was their last French lesson as an order had come from Berlin that henceforth only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. एम हैमिल ने जब स्टूडेंट्स को बताया कि ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, एंड इससे रिगार्डिंग ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब स्कूल्स में अल्सेस एंड लॉरेन जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे फ्रेंच ना पढ़ाई जा करके क्या पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज वॉज टू बी टॉट. इसलिए दिस अनाउंसमेंट सीम टू बी अ थंडर क्लैप. तो ये जो अनाउंसमेंट थी ये फ्रांस के लिए थंडर क्लैप यानी कि अनएक्सपेक्टेड, उसको बहुत ज़्यादा शॉकिंग या सरप्राइज्ड लगी. He was left in surprise and shocked to learn that a new master was going to arrive the next day and they would learn German instead of their mother tongue. तो बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज फील कर रहा था. क्यों? वो बहुत ज़्यादा शॉक में था क्योंकि उसको ये लगा कि अब नेक्स्ट डे कौन आने वाले हैं, एक न्यू टीचर आएंगे एंड वो उनकी मदर टंग को छोड़ के उनको क्या पढ़ाएंगे, जर्मन लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who were sitting on the back benches during M. Hamel's last lesson and why? और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, Why had the villagers come to school on the day of the last lesson? क्यों आए थे विलेजर्स, बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे? Why were the elders of the village sitting in the classroom? और वो क्यों बैठे हुए थे जो elders थे विलेज के बैक बेंचेस पे? So, some of the elderly people from the village were sitting on the back benches during M. Hamel's last lesson. कुछ जो villagers थे वो बैक बेंचेस पे पीछे की तरफ बैठे हुए थे जिस दिन एम हैमिल का लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज पर. The villagers had come there to attend his last lesson as it was their way of paying respect to the master who had given 40 years of faithful service to the school. तो विलेजर्स वहाँ पे क्यों आए थे अटेंड करने के लिए लास्ट लेसन? क्योंकि वो एक रेस्पेक्ट देना चाहते थे. किनको? एम हैमिल को, क्योंकि उन्होंने लास्ट 40 years से उनकी कंट्री की सेवा की थी. हाउ? बाय टीचिंग स्टूडेंट्स. पढ़ा करके उन्होंने अपनी लास्ट 40 years से सेवाएं दी थी, सर्विसेज दी थी. इसलिए एज फॉर पेइंग रेस्पेक्ट ऑल द विलेजर्स गैदर्ड देयर एंड सेट ऑन द बैक बेंचेस. सो व्हाई डज एम हैमिल रिप्रोच हिमसेल्फ for his students unsatisfactory progress in studies? तो एम हैमिल ने क्यों अपने आप को रिप्रोच किया, मीन्स उन्होंने एक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट, अपने एक्शन का डिसअपॉइंटमेंट क्यों जताया, खुद को क्यों रिब्यूक किया, किस बात के लिए कि अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है, किस चीज़ में, स्टडीज़ में. एम हैमिल खुद से क्यों डिसअपॉइंटमेंट थे कि उनके स्टूडेंट की स्टडीज में जो प्रोग्रेस है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि असंतोषजनक है. जितनी होनी चाहिए थी मीन्स उतनी प्रोग्रेस नहीं है स्टूडेंट्स की. वाई? ये आपको पता होगा कि किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं, वो अच्छा नहीं करता है, तो क्या बोला जाता है? इट्स अ फेल्योर नॉट ऑफ अ स्टूडेंट बट अ टीचर. तो यहाँ पे द सेम थिंग एम हैमिल अपने खुद पे अप्लाई कर रहे हैं. एम हैमिल हैड बीन रेदर इरेगुलर एज अ टीचर. अब एम हैमिल जो थे वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर थे एज अ टीचर के रूप में हमेशा रेगुलरिटी नहीं थी. ही टुक लीव वेन एवर ही वॉन्टेड टू. जब भी उनको लीव चाहिए थी होती थी, जब भी उनको छुट्टी चाहिए होती थी वो कभी भी छुट्टी पे हो जाते थे, जब उनको मन करता था वो छुट्टी पे चले जाते थे. Besides, he had often sent the students to water his plants, and whenever he wanted to go fishing, he just gave them a holiday. तो एम हैमिल खुद कह रहे हैं कि जब भी उनको फिशिंग पे जाना होता था वो उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर देते थे,
उस दिन हॉलीडे हो जाता था बच्चों का, एंड वो स्टूडेंट्स को बहुत बार ऑफन कहाँ पे भेजा करते थे, वाटरिंग द प्लांट्स को वाटर देने के लिए भेज देते थे। इससे क्या होता था, स्टूडेंट्स के लेसन मिस हो जाते थे एंड स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते थे टुवर्ड्स स्टडीज। So he reproaches himself for his students unsatisfactory progress in students। तो ये reasons थे जिनकी वजह से वो खुद को रिप्रोच कर रहे हैं, खुद को रिब्यूक कर रहे हैं, खुद को डांट रहे हैं regarding the progress of the students in their studies। So what shows M. Hamill's love for the French language? क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा सेंटेंस या क्या ऐसा कंटेंट, क्या है ऐसा जिससे हमें पता चले कि एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे? What did M. Hamill tell them about the French language? एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? What did he ask them to do and why? और अपने स्टूडेंट्स को वो क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? So in this last lesson, M. Hamill told the students that the French language was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical. So M. Hamill जो कि एक फ्रेंच टीचर हैं, वो क्या बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि अगर वर्ल्ड में कोई सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज कोई है तो वो क्या है? फ्रेंच। He asked them to guard it amongst themselves and never forget it। और वो स्टूडेंट्स को सलाह देते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि आपको हमेशा अपनी जो लैंग्वेज है उसको क्या करना है? गार्ड करना है, मतलब प्रोटेक्ट करना है, मीन्स उसको हमेशा उसकी रक्षा करनी है, उसको कभी भूलना नहीं है। नेटिव लैंग्वेज जो आपकी है, मदर टंग क्या? फ्रेंच, आपको उसको भूलना नहीं है। बिकॉज वेन पीपल वर एनस्लेव्ड, यानी कि जब पीपल को दास बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे हैड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट वॉज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। इसका मीन्स ये है कि जब पीपल, अगर वो गुलाम भी बना लिए जाते हैं, उनको अपना स्लेव भी बना लिया जाता है, तो भी अगर वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब उनके पास जिस प्रिजन में वो हैं, किसके प्रिजन में? गुलामी के प्रिजन में, तो उस जेल की भी उनके पास होती है अगर वो अपनी लैंग्वेज से, यानी कि अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी प्रिजन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो what words did M. Hamill write on the blackboard before dismissing the last class? What did they mean? तो जब M. Hamill जो कि फ्रेंच टीचर थे, उनकी लास्ट क्लास थी फ्रेंच लैंग्वेज की, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे क्लास डिसमिस होने से पहले क्या लिखा था एंड उसका क्या मीन्स था? बिफोर डिसमिसिंग द क्लास, M. Hamill turned to the blackboard and wrote the phrase। उन्होंने बोर्ड की तरफ मुड़ के एक फ्रेज लिखी थी। क्या लिखी थी? Vive la France as large as he could। तो उन्होंने बोर्ड की तरफ मुड़ के एक बहुत शानदार फ्रेज लिखी थी। क्या? Vive la France। और जितनी बोल्ड हैंडराइटिंग में वो, जितनी बड़े लेटर्स में वो लिख सकते थे, उतना बड़ा बड़ा उन्होंने ये लिखा, Vive la France। These words meant long live France, यानी कि फ्रांस हमेशा हमेशा के लिए रहे, means long live, and spoke of M. Hamill's great love for his country and his deep sense of patriotism। और उन्होंने किसके बारे में उस दिन बोला? अपने ग्रेट लव के बारे में, कि वो अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उनके मन में पेट्रियाटिज्म की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक हैं, यानी कि उनके मन में पेट्रियाटिज्म है, वो देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, एंड वो चाहते थे क्या? वीव ला फ्रांस, मीन्स उनका फ्रांस लंबे लंबे समय तक जीवित रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस। सो next question is, what made M. Hamill cry towards the end of his last lesson? क्या ऐसा था जिसकी वजह से M. Hamill लास्ट में चैप्टर के, मतलब जब उनका लास्ट लेसन चल रहा था,
क्या ऐसी चीज़ थी जिसने उनको रोने पे मजबूर कर दिया था, मीन्स ऐसा हो गया था. सो एम हैमिल हैड टॉट फ्रेंच एट द स्कूल फॉर द लास्ट 40 years. अब एम हैमिल को उस स्कूल में टीचिंग करते हुए, फ्रेंच पढ़ाते हुए लास्ट मतलब 40 साल से वो पढ़ा रहे थे वहाँ पे. He was emotionally attached to the school and everything in and about it. वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे, डीपली अटैच्ड थे. किससे? स्कूल के चारों ओर की चीज़ें और स्कूल के अंदर जो भी था उससे. लास्ट 40 years से आज तक बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड थे उन सारी चीज़ों से. He was really heartbroken to leave it at all. मीन्स उनका मन नहीं था इन सारी चीज़ों को छोड़ने का, क्योंकि उनका हार्ट ब्रोकन मतलब उनको दिल से धक्का लग रहा था उन सारी चीज़ों को छोड़ के जाने पे, क्योंकि लास्ट 40 years से वो उन सारी चीज़ों को देख रहे थे. Besides his own predicament reminded him that his country would soon lose its independence. उनकी खुद की कंडीशन क्या थी? प्रेडिकमेंट क्या होता है? ऐसी अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन यू कैन से, एंड उसमें से निकल के आना बहुत मुश्किल हो. ओके, सो ऐसा प्रेडिकमेंट उनके साथ था कि उनको अब नेक्स्ट डे से ऑर्डर थे कि वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते. उनकी खुद वो इतनी डिफिकल्टी में थे, फिर भी उसके बाद उनको क्या याद आ रहा था कि उनकी जो कंट्री है वुड सून लॉस इट्स इंडिपेंडेंस, की अब उनकी कंट्री की जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, वो कहीं खो जाएगी. क्यों? क्योंकि उस पे जर्मन यू कैन से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. जर्मनी के जो पीपल हैं यानी कि प्रशिया क्या है? पुराना नेम. नया नेम क्या है? जर्मनी. तो जर्मनी के पीपल का अधिकार हो जाएगा उन पे, और उनकी खुद की स्वतंत्रता जो है वो कहीं चली जाएगी, वो खो जाएगी. इसलिए वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे उन सारी चीज़ों से, स्कूल से, स्कूल के पीपल से, सराउंडिंग से. इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे. All these made him cry towards the end of his last lesson. और ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो दुखी हो रहे थे. So नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बहुत सारे एग्जाम्स में इसको मीन्स बार बार इसकी लैंग्वेज चेंज करके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया गया है. तो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं. ऑल द क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड हियर. So, how did France react to the declaration that it was their last French lesson? कैसे react किया फ्रांस ने? What announcement did M. Hamel make? M. Hamel जो कि फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी? What was the impact of this on France? और इन सब का फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा? दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन ऑफ एम हैमिल? एम हैमिल ने जब ये सेंटेंस बोला कि ये आपका लास्ट लेसन है, तो फ्रांस का क्या रिएक्शन था? व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रांस आफ्टर ही हर्ड एम हैमिल्स अनाउंसमेंट? तो उसमें फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आए? ओके, What did the French teacher tell his students in his last French lesson? What impact did it have on them? और फ्रेंच टीचर जो एम हैमिल थे, उन्होंने लास्ट लेसन के दिन स्टूडेंट्स को क्या बताया, एंड स्टूडेंट्स पे उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ? सो आंसर इज द फ्रेंच टीचर एम हैमिल announced that he would be teaching his last French lesson that day because the orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो फ्रेंच टीचर एम हैमिल ने अनाउंस किया कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, एंड क्योंकि उस दिन बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उनके अकॉर्डिंग अब से जर्मन लैंग्वेज ही स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, अल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रांस के वहाँ पे. ऑन हियरिंग दिस, ये सुन के ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रांस फेल्ट वेरी सॉरी, सबको बहुत दुख हुआ, दैट दे वुड नॉट बी लर्निंग देयर मदर टंग इन फ्यूचर, यानी कि अब फ्यूचर में क्या करेंगे, वो अपनी मदर टंग नहीं पढ़ पाएंगे.
Franz regretted not having learnt his lesson. अब उसको रियलाइज हो रहा था, उसको पछतावा हो रहा था. रिग्रेटेड मीन्स उसको पछतावा हो रहा था कि आज तक क्यों उसने ध्यान नहीं दिया अपने लेसन्स पे. लेसन्स कौन से? फ्रेंच लैंग्वेज के. अर्लियर हिज बुक सीम्ड अ न्यूसेंस टू हिम. और पहले उसको उसकी जो बुक थी वो क्या लगती थी? न्यूसेंस मीन्स उसको उससे यू कैन से एनॉयंस फील होती थी, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करता था वो, इनकन्वीनियंस होती थी उसको. किससे? वो जो उसकी बुक थी फ्रेंच लैंग्वेज की, उससे. बट एट दैट मोमेंट दे बिकेम वेरी डियर टू हिम. जब उसको पता चला कि वो सारी चीज़ें उससे छिनने वाली हैं, उसकी लैंग्वेज उससे छिनने वाली है, तो वो सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा डियर हो गई थी. डियर मीन्स उसको अच्छी लगने लग गई थी, मीन्स वो सारी बुक्स. मीन्स कहने का कि जो चीज़ें जब तक हमारे पास होती हैं तब तक हमको उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती, लेकिन जब वो दूर चली जाती हैं तब हमको उनकी इम्पोर्टेंस का, उनके सिग्निफिकेंस का पता चलता है. द सेम हैपेंड हियर विद फ्रांस एंड अदर पीपल. सो let's see what's there in next question. What was the order from Berlin and what changes did it cause in the school? तो बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे एंड स्कूल में क्या क्या चेंजेस हो गए थे उनकी वजह से. व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल? व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम हैमिल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन? तो क्लास में क्या मूड था, कैसा चल रहा था, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा था उस दिन, लास्ट जब वो फ्रेंच लैंग्वेज पे लेसन था एम हैमिल का उस दिन. सो The order from Berlin stated, क्या था उस ऑर्डर में, that only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace और Lorraine जो कि फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ पे ओनली फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. आज तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी और अब क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. द ऑर्डर इफेक्टेड many changes, बहुत सारे changes आए. as an unusual silence prevailed in the school. और उस दिन क्या था? एक ऐसी साइलेंस थी जो कि मतलब डेली नहीं हुआ करती थी. डेली क्या था? वहाँ पे बहुत हसल बसल रहती थी, बहुत चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज क्या था? एक अजीब सी साइलेंस फैली हुई थी चारों तरफ, शांति थी, चुप्पी थी यू कैन से, कंपेयर्ड टू द हसल बसल अर्लियर. जो कि पहले चहल पहल हुआ करती थी, उसके कंपैरिजन में आज बहुत ज़्यादा शांति थी. एम हैमिल बिकेम सॉफ्ट इन स्पीकिंग. स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा था, कैसा? शांति से भरा हुआ. सेकेंड थिंग, एम हैमिल का जो बिहेवियर था वो कैसा था? सॉफ्ट इन स्पीकिंग टू द स्टूडेंट्स. वो स्टूडेंट्स से बहुत सॉफ्टली बात कर रहे थे. while the people realized the importance of their language and जो बैक बेंचर्स थे, बहुत सारे विलेजर्स थे, वो भी वहाँ बैठे हुए थे, उनको भी उस दिन अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस का पता चला. देन द विलेजर्स इवन अटेंडेड द स्कूल टू शो रिस्पेक्ट टू एम हैमिल. और बहुत सारे विलेजर्स उस दिन स्कूल अटेंड करने के लिए आए ताकि वो एम हैमिल को रिस्पेक्ट दे सकें. हाउ डिड एम हैमिल से farewell to his students and the people of his town? तो लास्ट में विदाई कैसे उन्होंने दी? लास्ट में क्या हुआ था लास्ट लेसन के दिन? At the end of his last lesson, M. Hamel stood up to say farewell to the students and the people of the town. He tried to speak. उन्होंने बोलने की कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? But overwhelming emotions choked his voice. Overwhelming का मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ग्रेट इन अमाउंट, बहुत ज़्यादा इमोशंस भर गई थी उनके अंदर, एंड उन्होंने उसकी वॉइस को क्या किया? मीन्स चॉक्ड. चॉक्ड का मीन्स होता है अनेबल टू स्पीक, एंड यू कैन से ऑलमोस्ट क्राइंग ही करने लग गए थे वो. इतना ज़्यादा मतलब यू कैन से इन हिंदी उनका गला भर आया था जब वो अनाउंस करने के लिए खड़े हुए क्या कि अब ये लास्ट लेसन है, इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज पे कोई लेसन नहीं होगा. क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज, वो पढ़ाई जाएगी. He then wrote as large as he could on the blackboard. क्या लिखा था उन्होंने? Vive la France.
तो वो खड़े हुए और वो जितने बड़े लेटर्स में लिख सकते थे उन्होंने लिखा क्या, वीव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही डिसमिस्ड द क्लास विद अ जेस्चर विद हिज हैंड, और हाथ से जेस्चर करते हुए उन्होंने क्या किया, क्लास डिसमिस की. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was France expected to be prepared with for the school that day? फ्रांस से क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि वो स्कूल में क्या प्रिपेयर करके आएगा उस दिन. कोई वर्क दिया होगा मे बी. सो फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स दैट डे. क्या एक्सपेक्टेशंस थी, टीचर ने वर्क दिया होगा, एम हैमिल ने दिया था किस पे, पार्टिसिपल्स पे. His teacher M. Hamill was to question him on the topic, and इस टॉपिक पे कौन सा, पार्टिसिपल्स के टॉपिक पे M. Hamill ने क्वेश्चंस पूछने थे. फ्रांस हैड नॉट लर्नड हिज लेसन, लेकिन फ्रांस ने लेसन लर्न नहीं किया. एंड फियर्ड टू बी स्कॉल्डेड बाय हिम, और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था. क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, उसको डांट पड़ेगी, रिब्यूक किया जाएगा, किसके द्वारा, M. Hamill द्वारा. Okay, so he was expected to prepare his lesson on participles. Next question is what had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगाया गया था, क्या था बुलेटिन बोर्ड पे. बुलेटिन बोर्ड यू कैन से एक बोर्ड टाइप होता है जिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टक की जाती हैं. तो क्या था उस पे, क्या न्यूज़ थी. Since the last 2 years, the bulletin board had news of lost battles. अब एक बात ये भी थी उस बुलेटिन बोर्ड की कि जब भी उस पे न्यूज़ आती थी वो कैसी, हमेशा बैड न्यूज़ ही होती थी. किस चीज़ से रिलेटेड, कभी तो ओल्ड बैटल से रिलेटेड. क्या ओल्ड बैटल थे, पुराने बैटल्स जो कि लॉस्ट यानी कि जिसमें वो हार गए होंगे ऐसी, या द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनके कमांड्स मतलब उनके ऑर्डर्स वहाँ पे होते थे ऑन दैट डे. और उस दिन एक नोटिस हैड बीन पुट अप स्टेटिंग, उस नोटिस में क्या स्टेट मतलब क्या कहा गया था, दैट orders from Berlin were to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो Alsace and Lorraine दो डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रांस के. एंड उस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या था उस बुलेटिन बोर्ड पे कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. क्या पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड एम हैमिल blame for the neglect of learning on the part of boys like Franz. तो एम हैमिल क्या ब्लेम करते हैं, कैसे बॉयज़ को लेकर के, फ्रांस जैसे स्टूडेंट्स को लेकर के कि वो क्यों नेग्लेक्ट करते हैं स्टडीज़. तो वो बोलते हैं एम हैमिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ. सबसे पहले तो उन्होंने खुद को ब्लेम किया, किस चीज़ के लिए, फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ लाइक फ्रांस. तो उन्होंने खुद को ब्लेम करते हुए उन्होंने बोला, ब्लेम मीन्स दोष लगाना, खुद पे उन्होंने दोष लगाया कि स्टूडेंट्स जो फ्रांस जैसे स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी को निगलेक्ट क्यों करते हैं, मीन्स क्यों अवॉइड करते हैं पढ़ना, क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते, खुद की वजह से वो कह रहे हैं. ठीक है, जैसे एम हैमिल जैसे टीचर्स हों उनकी वजह से उन्होंने बोला. ही हिमसेल्फ वॉज नॉट क्वाइट रेगुलर. अब वो खुद को बोल रहे हैं कि मैं खुद भी रेगुलर नहीं होता था. एंड टुक लीव वेन एवर ही नीडेड, कि जब भी उनको छुट्टी की ज़रूरत होती थी वो बहुत ज़्यादा लीव ले लेते थे. विच रिफ्लेक्टेड ऑन द बिहेवियर एंड स्टडीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स. और इससे क्या होता था, स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे एंड उनकी स्टडीज़ पे इल इफेक्ट आता था, बुरा प्रभाव पड़ता था. सो he also blamed their parents for not taking interest in their education. खुद के साथ साथ फिर उन्होंने पेरेंट्स को भी ब्लेम किया कि पेरेंट्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे किस चीज़ में, स्टूडेंट्स की, उनके बच्चों की एजुकेशन में. अगर बच्चे को स्टडी करानी है तो पेरेंट्स को इंटरेस्ट लेना चाहिए.
बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि आज आपके स्कूल में क्या हुआ, वो सारी बातें पेरेंट्स को भी शेयर करनी चाहिए, एज वेल एज टीचर्स को भी सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना चाहिए। तो एम हैमिल ने दोनों में, खुद में भी दोष निकाले एंड पेरेंट्स में भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांस थिंक्स will they make them sing in German, even the peasants? What does this tell us about the attitude of the Frenchman? तो फ्रेंच क्या सोचता है कि क्या वो कबूतरों को भी बोलेंगे कि वो अपनी गुटरगू यानी कि जो कू, पिजन्स की जो कू है वो जर्मन लैंग्वेज में कर ले, क्योंकि फ्रांस सोचता है कि इवन ह्यूमन बींग्स को तो वो बोल रहे हैं कि क्या करो, अपनी जो लैंग्वेज है मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज उसको छोड़ो एंड जर्मन शुरू करो। तो वो बोल रहा है कि पिजन्स के लिए भी क्या ऐसा ही होगा, मीन्स बर्ड्स के लिए भी ऐसा ही होगा क्या। सो इस बात से फ्रेंच पीपल का क्या एटीट्यूड सामने आता है, हमको क्या पता चलता है इससे। सो दिस शोज दैट द फ्रेंच मैन वर फुल ऑफ हेट्रेड एंड डिस्पर्सन अगेंस्ट द जर्मन्स। सो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि फ्रेंच पीपल जो थे उनको बहुत ज़्यादा हेट्रेड थी, उनके मन में बहुत ज़्यादा नफरत थी। और डिस्प्रेशन का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ डिस्पेयर, यू कैन से डिस्पेयर यानी कि निराशा आप कह सकते हो। बहुत ज़्यादा उनके मन में हेट्रेड भी थी, नफरत थी, निराशा से भरे हुए थे वो, किन के खिलाफ, जर्मन पीपल के खिलाफ। बिसाइड्स, और इसके अलावा और क्या था, दे फियर्ड जर्मन एट्रोसिटीज, यानी कि जो जर्मन की जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो उन पे कैसे अत्याचार करेंगे। एट्रोसिटीज मतलब उनसे बुरा व्यवहार करेंगे, उन पे जुल्म वगैरह करेंगे, ठीक है। दे थॉट दैट दे वुड बी फोर्स्ड टू रीड जर्मन एंड नो वन विल बी स्पेयर्ड, एंड वो सोच रहे थे कि अब उनको फोर्सफुली जर्मन पढ़ाई जाएगी एंड इससे कोई भी बच नहीं पाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 2 थिंग्स अबाउट एम हैमिल दैट सरप्राइज्ड फ्रांस ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल। तो ऐसी कौन सी 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं जो कि लास्ट लेसन के टाइम एम हैमिल के बिहेवियर से रिलेटेड फ्रांस जिससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, वो कौन सी चीज़ें थी। सो एम हैमिल डिडंट स्कॉल्ड फ्रांस फॉर बीइंग लेट, क्योंकि फ्रांस जो था उस दिन रास्ते में बहुत लेट हो गया था, क्योंकि सनी डे था, वो सारी बर्ड्स की चर्पिंग हो रही थी, उनको देखते हुए जा रहा था। फिर बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारी भीड़ थी, वो वहाँ पे उस क्राउड को देख के भी रुक गया था, तो वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट था। Instead, he told him very kindly to go to his place. अब एम हैमिल ने सबसे पहले उसको स्कॉल्ड नहीं किया, स्कॉल्ड मीन उसको डांटा नहीं, रिब्यूक नहीं किया, क्योंकि वो लेट था, फिर भी नहीं डांटा। इंस्टेड ही टोल्ड हिम, इसके बजाय उन्होंने क्या कहा, एम हैमिल ने फ्रांस को बहुत काइंड वे में कहा, बहुत ही आराम से उसको बोला कि गो टू योर प्लेस, मतलब अपने प्लेस पे जाके बैठ जाओ। Also that day he was dressed in his best clothes. One thing तो ये थी फर्स्ट कि क्या वो लेट आने पे भी उसको डांट नहीं मिली एम हैमिल से। सेकेंड थिंग, एम हैमिल जो थे ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स, बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने। ही वॉज इन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप विद एम्ब्रॉयडरी, और सिल्कन कैप थी जिसमें एम्ब्रॉयडरी थी, झालर वाली उन्होंने शर्ट पहन रखी थी, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, विच ही वॉर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। तो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था या स्कूल का कोई इंस्पेक्शन हुआ करता था, मीन्स कोई स्पेशल डेज हुआ करते थे, उन पे जो वो ड्रेस पहनते थे, आज उन्होंने वो ड्रेस पहन रखी थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से फ्रांस जो था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। Let's see what's there in the next question. How was the scene in the school in the morning of the last lesson different from that on our other days? तो उस दिन जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उस दिन की मॉर्निंग डिफरेंट कैसे थी अदर डेज से, क्या डिफरेंस था
अदर डेज के कंपैरिजन में उस दिन की मॉर्निंग में. सो यूजुअली देयर यूज्ड टू बी ग्रेट हसल एंड बसल व्हेन द स्कूल बिगिन. मोस्टली क्या हुआ करता था कि स्कूल में जब स्कूल स्टार्ट होता था उस टाइम बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी, शोर हुआ करता था, शोरगुल हुआ करता था. द दिन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क्स. दिन का मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट नॉइज, जो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहे, ऐसा कुछ. तो किस चीज़ का नॉइज? अनप्लीजेंट नॉइज. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क्स, जिस पे बच्चे बैठते थे वो डेस्क की आवाज़ें. लेसन्स बीइंग रिपीटेड इन यूनिजन, कि एक टोन में, एक कंटिन्यूस टोन में क्या है, लेसन्स रिपीट होते जा रहे हैं. रैपिंग ऑफ टीचर्स रूलर ऑन द टेबल्स, यानी कि टीचर क्या करते थे? स्ट्राइक करते थे किस पे? हार्ड सरफेस पे. किस चीज़ की हार्ड सरफेस? टेबल पे. टेबल पे यानी कि जो उनके हाथ में रूलर होता था उनको कंटिन्यूस बजाना ताकि स्टूडेंट्स का अटेंशन अपनी तरफ कर सकें. ये सारी चीज़ें हुआ करती थी. कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी कि ये सारी चहल पहल और डेस्क्स की आवाज़ें और टीचर्स के जो स्केल्स हुआ करते थे, जो डंडे या जो भी कुछ उनके हाथ में होता था उसको बेंचेस पे बजाना, ये सारी चीज़ें कहाँ? स्ट्रीट्स तक सुनाई देती थी. बट दैट डे, लेकिन उस दिन क्या हुआ? इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एंड स्टिल एज ऑन अ संडे मॉर्निंग. और ये सारी चीज़ें उस दिन क्या थी? बहुत शांत. क्वाइट स्टिल, बिल्कुल क्वाइट एंड स्टिल, बिल्कुल शांति थी वहाँ पे. ऐसा लग रहा था जैसे ये क्या हो? एक संडे मॉर्निंग हो. संडे को क्या होता है? स्कूल्स क्लोज होते हैं, कोई नॉइज नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता. द सेम. तो उस दिन ऐसे लग रहा था कि आज की मॉर्निंग जो है वो कैसी है? बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसी. So thank you so much students. In the next video we will discuss about long answer type questions. So stay connected, keep watching.